स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। पिछले 2 एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में। आज उसी मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम मुद्दा जो कि इमरजेंसी था, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आज का मैक्सिमम एपिसोड डेडिकेटेड रहेगा उसी टॉपिक के ऊपर कि इमरजेंसी आखिर क्यों डिक्लेयर की गई, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसमें कौन जिम्मेदार था, किसकी गलती मानी जाएगी और इमरजेंसी के दौरान सिचुएशन क्या थी। तो हमारे गेस्ट को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं ये सारे सवाल। The President has proclaimed emergency. तो स्वागत है आज हमारे इस शो में आपका। और इस शो में अभी तक हम लोग जो बात करते आए थे, हम कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर और मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड आज हम जो बात करेंगे, और हम क्योंकि पिछली बार इस बारे में बात की है कि जो हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफी समय चाहिए, तो आज हम उसी टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। इमरजेंसी। जैसे कि हम लोगों ने पहले माइथोलॉजी वाले में भी एक बार बात की थी कि सब लोग दुर्योधन सामने देखते हैं तो दुर्योधन की गलती निकाल देते हैं, लेकिन उस महाभारत का बीज कहाँ बोया गया था ये जानना जरूरी है, ये जानने के लिए कि गलती एक्चुअल में किसकी थी। तो इमरजेंसी के नाम पे सबको अभी इंदिरा गांधी दिखाई देती है। वो कहते हैं इंदिरा गांधी के कैरियर का एक बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन था जिसने उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी दिलवाया, लोगों ने उनकी आलोचना भी की। तो क्या इस पूरे सिनेरियो में इंदिरा गांधी ही जिम्मेदार थी? इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? देखो, इमरजेंसी जो लगी उसकी जिम्मेदार तो इंदिरा गांधी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। तो इसलिए इस बात को कहें कि वो जिम्मेदार थी या नहीं थी, तो जिम्मेदारी तो उनकी ही थी, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। अब क्यों लगाई थी, कैसे लगाई थी, क्या थे कारण, उन पे बात कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी का कारण लगाने का तो उनका ही था, वो निर्णय तो उन्होंने लिया था। लेकिन इसके ऊपर बात करें तो उसके लिए बहुत पहले से थोड़ा सा जानना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम नेहरू के जब आज़ादी के बाद से, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तब से जाएंगे, तब जाके इसके पता लगेगा कि कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 5 साल बाद करीब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ। पहला चुनाव हमारा 1952 में हुआ। 1952 से पहले 47 से 52 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, जो लोग गलत समझते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ये 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं थी। नेहरू प्राइम मिनिस्टर जरूर थे, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं थी। वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसमें बीजेपी तो नहीं, उस टाइम जनसंघ थी। जनसंघ के समाजवादी पार्टी और जितने भी दूसरे थे, कम्युनिस्ट पार्टी, उन सब के लोग उस गवर्नमेंट में थे। सभी मंत्री थे, हर कोई उसमें गवर्नमेंट था। एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें सारी पार्टियों के लोग थे। तो इसलिए कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, लीड नेहरू कर रहे थे उसको, बस इतना ही था। भाई कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी वो। और उस जितने भी फैसले उस टाइम में हुए थे, वो उन सबकी मर्जी से हुए थे, चाहे वो 370 का फैसला हो जैसा या कोई कि भी फैसला हो। आज के टाइम में मिली जुली सरकार का जो कॉन्सेप्ट होता है। मिलीजुली सरकार नहीं, उसको मिलीजुली सरकार नहीं, उसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, जो सभी पार्टियों को लेके एक इमरजेंसी या किसी ऐसे वक्त बना ली जाती है, ताकि किसी पार्टी को कोई ये कहने का मौका ना मिले कि एक ने सब कुछ किया, इस पार्टी ने किया या उनके संगठन ने किया। सब उसमें रहेंगे, हर पोजीशन वाला भी उसी में होगा और सब उसी में रहेंगे। उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, ताकि सब कुछ उसमें, पोजीशन भी उसी में थी। तो इसलिए वो गवर्नमेंट मिलीजुली सरकार नहीं बोल सकते, वो इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसमें सभी तरह के लोग थे। और गांधी और नेहरू के इस बात पे था कि इलेक्शन से पहले सभी को पूरा एक वो मंच मिलना चाहिए अपने अपने विचार रखने का, अपनी अपनी बात रखने का। तो इसलिए उन सबको लिया गया था, चाहे वो संविधान बना, संविधान के जो वो हैं अम्बेडकर, वो भी कोई कांग्रेस की पार्टी के नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के अलावा के बहुत सारे नेता उसमें संविधान बनाने में थे। तो इसलिए एक कांग्रेस को बोलना ही कांग्रेस ने किया, वो ऐसा नहीं, वो उस टाइम सब पार्टियों का मिलीजुली सरकार से वो बना था वो। अब बात आती है कि 1952 का जब इलेक्शन हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन था। अब तुम सोचोगे वो महत्वपूर्ण क्यों था, उसका कारण क्या था। एक 1952 का इलेक्शन चुनाव जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, और एक इलेक्शन पिछले साल 1924 का बहुत महत्वपूर्ण था। और अब मैं अगर तुमसे सवाल पूछूं कि 1952 का बहुत महत्वपूर्ण था और 1924 का बहुत महत्वपूर्ण था, और अब जो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण होने जाने वाला है, वो है अगल 2029 का। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाला है। ये वैसे ही इलेक्शन होगा जैसे 1952 का महत्वपूर्ण था, उतनी वो रखेगा महत्व। क्या तुम जानते हो क्यों क्यों महत्व था इसकी? इसकी महत्व थी कि थी उस समय में जितनी भी विचारधाराएं थी,
चाहे वो समाजवादी विचारधारा हो, साम्यवादी विचारधारा हो, कम्युनिस्ट हो या दक्षिणपंथी हो, सबको खुला मंच दिया था और भारत की जनता को ये फैसला करना था कि हम किस विचारधारा से आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम एक खुला मंच था, पूरी भारत की जनता को फैसला करना था। और भारत की जनता ने उस टाइम जो फैसला किया वो कांग्रेसी विचारधारा को चुना, और बहुत बड़े बहुमत से चुना। सारी विचारधाराएं उसमें हार गईं, और दक्षिणपंथी बुरी तरह से हारे, समाजवादी साम्यवादी सब हारे। और ये एक विचारधाराओं की वो थी कि कौन सी विचारधारा पे भारत की नींव रखी जाएगी। अभी जैसे इसलिए ये बहुत आप महत्वपूर्ण कह था। रहे हो कि 2029 का इलेक्शन भी इतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन अभी तो जिस हिसाब से लोगों का, जिस तरह का जो ट्रेंड चल रहा है इलेक्शन का, उसे देखते हुए तो साफ पता चल रहा है कि ज्यादातर लोग मेजोरिटी में कौन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट चाह रहे नहीं हैं। तो वही बात आएगी कि अब ये फिर फैसला करना पड़ेगा कि हम कौन सी विचारधारा पे इस देश को ले जाना चाहते हैं। पिछले इलेक्शन में, पिछले साल के इलेक्शन में ये बात उठी थी, संविधान का खतरे में है। तो अगर उनको पूरी सपोर्ट मिलती तो पूरी तरह से दक्षिणपंथी गवर्नमेंट या संविधान बदल दिया जाता। लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी उसमें उनको इतना वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है ताकि वो उसको बदल सकें। लेकिन अब 29 में अगर फिर से इसी बात पे सिलेक्शन होगा कि हम दक्षिण पंथ की तरफ बढ़ेंगे या कांग्रेस की तरफ, क्योंकि साम्यवाद और समाजवाद की तो अब कोई भूमिका रहेगी नहीं। अब दो ही विचारधारा है, एक तो कांग्रेस विचारधारा और एक जो है दक्षिणपंथी विचारधारा। अब भारत की जनता को अगले इलेक्शन में इस बात को निर्णय करना पड़ेगा कि हम दक्षिण पंथ की तरफ ही जाएंगे या हम इस पे जाएंगे। तो अगर दक्षिण पंथ जाएंगे तो पाकिस्तान की तरह हम भी बनेंगे, एक जैसा पाकिस्तान देश बना इस्लाम को लेके, वैसे हम भी हिंदू राष्ट्र लेके बन जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो डिसाइड करेगा कि आगे हम हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं या हम सेक्युलर लोकतांत्रिक जैसा अब चल रहा है वही बनेगा। तो इसलिए 29 का बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भारत के जनता को डिसीजन करना है कि हम किस तरफ जाएंगे आगे। क्या जनता को आज़ादी चाहिए, अपनी स्वतंत्रता चाहिए, अपनी बोल बातचीत की स्वतंत्रता चाहिए, या वो एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो 52 का बहुत महत्वपूर्ण था। और कांग्रेस बुरी तरह से मेजोरिटी से जीती, जिसको तुम समझ लो कि 371 सीटें उनको मिली। जब 540, अब तो 540 सीटें हैं, 520-40 जो है, उस टाइम तो 500 भी सीटें नहीं थी। उनमें से भी 371 के बहुमत से सरकार बनी। तो इसका मतलब पूरी तरह से इन सब विचारधाराओं को भारतीय जनता ने ठुकरा दिया था और कांग्रेसी विचारधारा को अपना लिया था। तब उसके बाद नेहरू ने जो अपनी जो नीतियां थी वो लगाई, उसके विरोध में जनसंघ भी रहा, उसके विरोध में साम्यवादी समझ रहे, लेकिन वो उन जनता का सपोर्ट उनको मिलता रहा। वो तीनों बार, तीन इलेक्शन तक वो जीतते रहे लगातार। और उन्होंने बहुत सारे के लैंड रिफॉर्म का किया, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, कितने जिसका विरोध बहुत बुरी तरह से हुआ, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट मिला और वो चढ़ते गए। उसके बाद उनकी डेथ के बाद ये सवाल सबसे बड़ा उठा कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये सवाल सबसे बड़ा यहाँ से उठता है। अब उस टाइम जो थे, जो कामराज और जो मुरारजी देसाई और नंदा, ये बड़े नेता थे और इनका पूरा वो था कि वो शायद बनेंगे। लेकिन क्योंकि नेहरू अपने जीते जीत इस बात को संकेत कर गए थे कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो शास्त्री जी होंगे, तो इसलिए उनका संकेत किया कि उन्होंने उनको होम मिनिस्ट्री दी थी। और होम मिनिस्ट्री के साथ ही इस बात का संकेत दिया था कि वही बनेंगे। तो इसलिए फिर उनको चुना गया और शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, जबकि मुरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। लेकिन शास्त्री जी की मौत के बाद फिर यही सवाल उठा, और उस टाइम सारे लीडर थे, कामराज और बड़े बड़े लीडर थे जो इस रेस में थे प्रधानमंत्री की। और कामराज क्योंकि नहीं बन सकते थे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट होने की वजह से भी, और वो साउथ से थे, उनको हिंदी अच्छी नहीं थी, उनका जो नॉर्थ में पकड़ कमजोर थी, तो इसलिए वो इस बात से सोचते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री बने जिसपे उनकी पकड़ रहे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे। और उनकी पकड़ अगर रहेगी तो वो जो है मुरारजी देसाई पे नहीं रहेगी। मुरारजी देसाई सीनियर लीडर थे और उनको ये लगता था कि अगर मुरारजी देसाई बने तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को आगे बढ़ा दिया। इंदिरा गांधी को बढ़ाने का मतलब ये था कामराज को कि इंदिरा गांधी अगर रहेगी तो, क्योंकि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट का रूल रहेगा, प्रेसिडेंट की बात माननी पड़ेगी। जैसे आज भी लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी का रूल चलता था, कांग्रेस प्रेसिडेंट का रूल चलता है, तो इसी तरह से वो कामराज चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट है, उनका रूल ही चलेगा। और इंदिरा गांधी तो जो थी उस टाइम इतनी वो पॉलिटिक्स में थी भी नहीं, उनका लोग मानते थे कि वो तो पॉलिटिक्स जानती ही नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया वगैरह तो उसको गूंगी गुड़िया बोलते थे कि गूंगी गुड़िया है तो बोल भी नहीं सकती, पार्लियामेंट में खड़े होने की बात नहीं है, कर नहीं सकती। तो इसलिए उसको बनाने का एक कारण ये था। लेकिन उस पर भी मुरारजी देसाई अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी डिसाइड नहीं करेगी, इसके लिए इलेक्शन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री का नेता, प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, उसका चुनाव होगा पार्टी में, और चुनाव कराया।
तो उसका चुनाव हुआ और चुनाव में मोरारजी देसाई हार गए। अब इतना सीनियर लीडर बुरी तरह से इंदिरा गांधी के सामने हार गया, तो उनके अंदर बहुत दुख था और उनको उसका वो था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको फिर भी उप प्रधानमंत्री बना लिया, उनको वित्त मंत्री बना लिया, लेकिन वो इंदिरा गांधी का विरोध करते रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी की हर पॉलिसी का विरोध किया। और इंदिरा गांधी ने 67 में जीतने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका विरोध सिर्फ मोरारजी देसाई ने नहीं किया, उसका विरोध करने वाले बहुत सारे व्यापारी थे। उसमें जो पूंजीपतियों का विरोध बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि उस इंदिरा गांधी ने पूंजीपतियों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। उसने पहले तो बैंक राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस बैंक राष्ट्रीयकरण से सारे पूंजीपति और यहाँ तक कि कांग्रेस के भीतर जो पूंजीवाद को समर्थन दे रहे थे, वो लोग इंदिरा गांधी के विरोध में आ गए। और उसके विरोध में मोरारजी देसाई आ गए, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। तो पूंजीवाद को जो था वो समर्थन उन लोगों को मिलने लगा। पैसा इंदिरा गांधी का तो पैसा, पैसे वाले लोग नहीं थे, पूंजीवादी लोग नहीं थे। दूसरा उसने बड़ा काम किया कि उन्हें प्रीवी पर्स बंद कर दिया। प्रीवी पर्स में क्या हुआ, जो राजा महाराजा और जो नवाब थे, ये लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। अब ये देखो, एक तरफ पूरा पूंजीवाद और पैसा था, पूरी पावर थी, और दूसरी तरफ वो गरीबों को लेके साथ खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो जीतती रही। तो एक तरफ पूरा पैसा था, पूंजीवाद था, सब थे दक्षिणपंथी थे, सबका विरोध करते हुए इंदिरा गांधी ने 71 का इलेक्शन फिर जीता। और इलेक्शन जीतने के बाद जब उसने और गरीबी हटाओ का नारा दिया, और इससे सब बहुत लोग वो थे, परेशान थे, तो वहां से ये शुरुआत हो जाती है। क्योंकि इंदिरा गांधी का विरोध अब कौन कौन कर रहे थे, ये समझ सकते हो कि पूंजीवादी जो पूरी लॉबी है, जहां पैसा था, वो पैसा पूरा लगाया गया इंदिरा लेकिन गांधी को किसी। ये गरीबी हटाओ नारा लगाने से जो भी कुछ उन्होंने काम किया उसके लिए गरीबी हटी तो नहीं अल्टीमेटली। नहीं, वो हटने का कारण यही है ना कि उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला फिर। भाई उस 71 के उस इलेक्शन में गरीबी हटाओ नारे से जीतने के बाद ही जो है बांग्लादेश वार हो गया, और फिर लड़ाई हो गई, और फिर वो बांग्लादेश के आज़ादी की बात आ गई, फिर वहां पे वो उसमें उन कामों में बिजी हो गए ना, वो एक पीछे छूट गया वो मसला पीछे छूट गया, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई, और सरकार, भारत सरकार जो है वो उस लड़ाई में शामिल हो गई। तो वहां से परेशानी हो गई, वो थोड़ा पीछे छूट गया उस वजह से। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि उनका जो 71 के इलेक्शन में वो भारी बहुमत से जीती, पार्टी दो टुकड़े हो गई थी, मोरारजी देसाई वगैरह पार्टी छोड़ चुके थे, और एक तरफ मोरारजी देसाई और बड़े बड़े लीडर थे, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के साथ नए लीडर थे, और जनता थी, और पूंजीवाद पूरा उनके साथ था। अब मोरारजी देसाई के ऊपर तो बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे किस्से हैं, जिनको अगर समझेंगे तो, अब हम किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, किसी पे आरोप नहीं लगाते, लेकिन हम सिर्फ जो तथ्य हैं उन्हीं को बताएंगे। ये उन पे छोड़ दो दर्शकों पे कि वो क्या सोचते हैं इनके ऊपर। पहली चीज ये है कि मोरारजी देसाई के ऊपर एक किताब लिखी गई, जिसको जिसको लिखने वाले थे सैमुअल हर्श, अमेरिका के पत्रकार थे सैमुअल हर्श। उन्होंने एक किताब लिखी 1983 में, इमरजेंसी के बाद की बात है ये। 1983 में उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने बताया कि मोरारजी देसाई जो थे वो सीआईए के एजेंट थे। अब इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा कि वो सीआईए के एजेंट थे, वो सीआईए से पैसा लेते थे, और 71 की लड़ाई में, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ चुके थे इंदिरा गांधी की, उन्होंने अपनी कांग्रेस बनाई थी, तो उन्होंने 1971 की लड़ाई के जो डॉक्यूमेंट्स और जो हैं वो अमेरिका को दिए थे। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका को पास की थी, जिसकी वजह से अमेरिका को पूरी तैयारी करने का मौका मिला, पाकिस्तान को भी मौका मिल रहा था। तो वो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे, वो किताब छपी। उस किताब को लेके बहुत हंगामा हुआ 1983 में। उसको लेके ये कहा गया कि झूठा है, ये गलत है, और मोरारजी देसाई ने इस पे अमेरिका की कोर्ट में केस किया, मानहानि का केस कर दिया। मानहानि का केस शिकागो में चला, शिकागो कोर्ट में चला, और शिकागो कोर्ट ने में मोरारजी देसाई केस हार गए। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि वो केस इसलिए हार गए कि वो इस बात को सबूत नहीं दे पाए कि वो जो किताब में लिखा है वो गलत है। अब उस किताब में गलत है या सही है, ये तो लोग अपने आप फैसला करें कि वो सही था या गलत था, लेकिन शिकागो कोर्ट ने इस बात को माना कि वो किताब में लिखा था कि वो सीआईए के एजेंट हैं, तो उसके अगेंस्ट उसने भी तो कुछ प्रूफ दिया होगा कि कैसे भाई उसको तो प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, उसने तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है ना, उसने तो तथ्य दिए हैं, उन्होंने बताया जो भी है। लेकिन ये तो इनको प्रूफ करना था ना कि वो गलत है। तो कोर्ट में तो इनको प्रूफ करना था ये सब गलत है जो उनने लिखा है, और उस पर मानहानि की थी, मानहानि दावा किया था। लेकिन शिकागो कोर्ट ने कहा कि तुम इसको सिद्ध नहीं कर पाए कि तुम्हारे ये जो उनने लिखा है ये गलत है, और इसलिए वो केस हार गए। तो अब जनता के ऊपर है या पब्लिक के ऊपर है या दर्शकों के ऊपर है, वो सोचे कि वो ऐसे कैसे हार गए इलेक्शन, मतलब कोर्ट में वो हार गए।
तो इसका तो अब फैसला जनता ही करेगी। ये तो कि वो सही था या गलत था, इसको सोचना पड़ेगा। तो उनको जो है सीआईए का एजेंट माना गया और उन्होंने पूरे इंफॉर्मेशन दी। एक इसका मतलब ये हुआ कि सीआईए भी इंदिरा गांधी के खिलाफ काम कर रही थी, जो 71 की लड़ाई में पूरी तरह से अमेरिका कूदा। और बीच में निक्सन ने जितना भी जो जैसे भी इंदिरा गांधी के साथ सलूक किया, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं से कोई रिपोर्ट तो मिल ही रही थी, कुछ ना कुछ तो खबर मिल ही रही थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इंदिरा गांधी को हटाने की पूरी कोशिश चल रही थी अमेरिका की तरफ से। और भारतीय जो भी थी, जो पूंजीपति थे, राजा महाराजा नवाब, जितना पैसे वाले थे, वो सब एक तरफ थे। और इंदिरा गांधी को किसी भी तरह से हटाने की एक साजिश थी। पहली बात तो यहाँ समझ लो, साजिश उनके ऊपर खिलाफ बहुत बड़ी हो रही थी। दूसरी एक है कि पाकिस्तान ने 1990 में उसको, मुरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया। अब इस पे बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि ये जो उन्होंने दिया, इस पे भी एक किताब लिखी गई है। उसको लिखने वाले जो हैं वो रॉ के ही मेंबर हैं। रॉ के एक ने उसको लिखा है। उसका जो है किताब में उसने इस बात को कहा है कि उस मोरारजी देसाई ने 1977 में जब गवर्नमेंट बनी जनता दल की, उन्होंने पाकिस्तान को रॉ के खुफिया राज बता दिए। उन्होंने रा के बारे में उसको बताया, जिसकी वजह से रा के कई लोग पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए, जिनकी मौत कर दी गई, उनकी हत्या हुई वहां पे पाकिस्तान में, वो पकड़े गए। क्योंकि वो, अब ये बात तो खुली है क्योंकि उस टाइम का जो वहां थे जियाउल हक, और जियाउल हक की और मोरारजी देसाई की अच्छी दोस्ती थी, ये लगातार फोन करते थे। और उन्होंने ये राव के बारे में कि हमें तुम्हारे जो परमाणु बम बना रहे हो उसका बारे में पूरी खबर है, हमारे रॉ से हमें खबर मिली है। और उससे उसको पता लगा कि रॉ जो है वहां पे सक्रिय है पाकिस्तान में, और रॉ पूरी वहां से खबर निकाल रही है। तो ये किताब लिखी है बी रमन है जो उसके थे। उनकी किताब है द काउबॉय ऑफ रॉ, RNAW। तो ये किताब अगर पढ़नी हो, उसमें किताब का नाम है डाउन मेमोरी लेन। इसमें मोरारजी देसाई के बारे में खास खुलासा किया है कि 1971 में उन्होंने सत्ता में आने के बाद, 77 में आने के बाद, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को खबरें दी। और इसका उनको इनाम ये मिला कि उनको निशाने पाकिस्तान, सबसे बड़ा अवार्ड, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, ऐसा अवार्ड उनको इसीलिए दिया गया ताकि, लेकिन लोग अब इसको मानते नहीं है या वो नहीं है। लेकिन अब ये तो दर्शकों पे और सोचने वालों पे है, अपने तर्क से सोचें कि ऐसा कैसे हुआ था। जबकि राह के एजेंट पकड़े गए, उनके हत्याएं हुई वहां पे, और उनके आपस में संबंध थे, उनको वो मिला ये। और राह के आदमी ने ये किताब लिखी है। अगर किसी को पढ़नी हो तो वो इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। बी रमन की किताब है द काउबॉयज ऑफ RNAW, डाउन मेमोरी लेन। तो इसमें पूरा उन्होंने जिक्र किया है कि परमाणु जानकारी भी राव को मिली थी पाकिस्तान की। ये सारी उन्होंने जियाउल हक को बताई, और जियाउल हक ने उसके बाद उसका फायदा उठाया। तो अब ये समझो कि किस तरह से इंदिरा गांधी को हटाने की साजिश चल रही थी। उसके बाद अब आता हूं मैं तीसरी बात पे। ये तो एक अलग बात होगी, तो पृष्ठभूमि हो गई कि किस तरह से राजनीति चल रही थी और ये किस तरह सब से उसको। इमरजेंसी के बाद की चीजें हैं। इमरजेंसी से पहले की चीजें हैं ना ये। अच्छा। किताबें बाद में छपी हैं। देखो, जी। सीआईए के एजेंट तो वो, इसको उन्होंने ये कहा है कि वो तो कांग्रेस में जब से थे, नेहरू के टाइम से, तब से सीआईए के एजेंट थे। किताबें बाद में आई हैं, लेकिन ये सब चीजें, बातें तो पहले ही हो चुकी आई हैं ना। और वो जो 71 की लड़ाई की खबरें पाकिस्तान तक पहुंची या अमेरिका तक पहुंची, वो तो बात पहले की बात है ना। और 77 के बाद जो उन्होंने रॉ की दी, वो बात की बात है, वो इमरजेंसी के बाद की बात है। रॉ की जो इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उससे पहले भी दी थी या नहीं दी थी, इसका कोई जिक्र नहीं है। उससे पहले भी वो उनको खबर देते थे या नहीं देते थे, इसका कोई खबर नहीं है। लेकिन ये खबर बातें जो है पूरे डोमेन में है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, किताबों में लिखी हुई हैं। इनको लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने तर्क से सोच सकते हैं कि इन पे क्या सोचे। तो उसको, इंदिरा गांधी को हटाने की एक पूरी साजिश चल रही थी। बहुत पैसे पैसे लग रहे थे उस पे, चाहे वो अमेरिका साथ हो या कोई भी हो, बड़ी बड़ी लोग भी उसके साथ थी, इसको किसी तरह से इंदिरा गांधी को हटाने की। अब एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि न्याय प्रक्रिया पे आते हैं। न्याय प्रक्रिया, न्याय क्या मानते हो तुम? न्याय क्या होता है? अभी तुमने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी एक मूर्ति लगी हुई थी, न्याय की देवी जिसको बोलो, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में तराजू। अभी पिछले एक साल पहले उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है।
अब बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी आंख की पट्टी हटाना गलत है, कुछ लोग मानते हैं आंख की पट्टी हटाना सही है, क्योंकि जिन्होंने हटाई उन्होंने ये कहा है कि कानून की आंखों पे पट्टी नहीं होनी चाहिए, खुली आंखों से उसको देखना चाहिए कानून को। अब तुम क्या मानते हो, इसको कानून की आंख पे पट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, उसका तो ये कॉन्सेप्ट था ना कि वो सबको बराबर देखेगा, उसके अंदर कोई किसी को ये नहीं है कि इसको तुम ऊंचा देख रहे हो, नीचा देख रहे हो, इसको तुम ऐसे देख रहे हो। वो जो फैसला करेगा वो बिल्कुल पक्षपात में नहीं होगा किसी के भी, हाँ, इसलिए तो वो इसलिए अंधा आंख पे कर। पट्टी, हाँ आंख पे पट्टी होना जरूरी है। लेकिन आंख पे पट्टी होने का मतलब ये तो नहीं है कि आपने हाथ में तराजू ले ली, एक तरफ गुनाह रख दिया, एक तरफ न्याय रख दिया और सीधा तोल दिया, जिसमें तुम्हारा विवेक ही नहीं है, तुम्हारा विवेक, तुमने उसको देखा ही नहीं है, उस पर उसका परीक्षण ही नहीं किया कि ये सही है गलत है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसने अगर ये कानून का उल्लंघन किया तो क्यों किया। को अंधा बोला इसीलिए गया है कि भाई अब कोर्ट में तो जो है इंसान जज्बात भी दिखाता है, लेकिन कानून, वो कहते हैं कानून सिर्फ सबूत देखता है, जज्बात वगैरह नहीं देखता। लेकिन कानून को सबूत देखने के साथ साथ कानून को विवेकपूर्ण न्याय का मतलब क्या है, न्याय का फिर वो न्याय नहीं हुआ ना। न्याय का मतलब है विवेकपूर्ण, अपने विवेक से, अपने सोच समझ से कि इस आदमी ने अगर गलती की तो क्यों गलती की और कहाँ गलती हुई, उस बात को सोचना है। आप तकनीकी रूप से किसी के साथ करते हो तो अन्याय भी होता है ना, उसको तो अन्याय मानोगे फिर। भगवान का न्याय माना जाता है तो वो पूरी चीज देखता है ना कि किसने पाप किया है तो क्यों किया है, कब किया, कैसे किया, हिंसा की, अहिंसा की, हिंसा की तो क्यों की, वो लेकिन सब न्याय की प्रक्रिया में। मुद्दे तो हमेशा से यही आ रहे हैं कि कानून में सिर्फ सबूत देखा जाता है, अगर सबूत है तो भाई गुनहगार है। नहीं, ये चलता नहीं है कानून में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को माना जाए, कानून में विवेक को भी देखा जाता है। नहीं तो आत्मरक्षा पे अगर कोई हत्या करता है तो उसको क्यों छोड़ दिया जाता है? हत्या अगर किसी ने की तो उसमें यह देखा जाता है उसने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए किसी की हत्या की है या किस कारण से की है, उसका कारण देखना पड़ेगा ना। अब हत्या कर तो तुम उसको सजा दे सकते हो कि ठीक है उसने हत्या किया है, उसको मौत की सजा दे दो। लेकिन उसके कारण देखने के बाद उसका विवेकपूर्ण उस पर विवेचना की जाती है, तब उस पर निर्णय किया जाता है। उसको न्याय बोलते हैं। न्याय की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसकी ये सबूत नहीं है कि तुमने सामने देखा उस आदमी के हाथ में चाकू है, एक लाश पड़ी है, तो आपने कहा इसने मारा है। वो तो तहकीकात तो पूरी होगी, फोरेंसिक साइंस और ये सब लोग तो चेक करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब चेक करने के बाद जब प्रूव होता है वो सबूत के मतलब है। तब ऐसे तो तुम चाकू पकड़ लो और लोग कह रहे हैं कि आप कातिल हो। नहीं, उस वो तो ठीक, वो तो प्रक्रिया हो गई ना, वो तो झूठ, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसको कि था नहीं था, लेकिन उसका कारण क्या था? न्याय करते वक्त ये भी देखना पड़ता है कि उसका कारण क्या था, उसने क्यों हत्या की। ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे जिसमें लोगों ने हत्या की, उनको छूट गया है और उनको सजा नहीं हुई, क्योंकि उनके कारण देख के, क्योंकि उन्होंने क्यों किया था और कैसे किया था, उन सब कारणों को देखा गया है। तो इस तरह से सजा, न्याय की प्रक्रिया जो है, असली न्याय तब होता है जब आप पूरे विवेकपूर्ण अपना विवेक का इस्तेमाल करो ना। आप इसी ने कहा है कि आंख से पट्टी हटाने का जो कारण है वो यही है कि आंख से पट्टी हटा के उसको, सत्य को ढूंढो कि सही क्या है, उस तथ्य को ढूंढो, उसे कारणों को ढूंढो, तब तुम न्याय कर सकते हो। नहीं तो आंख में पट्टी बांध के तुमने एक तरफ तराजू में एक बट्टा रखा, दूसरी तरफ दूसरा बट्टा रखा और तराजू से तोल दिया तो हो गया वो तो न्याय। ये न्याय नहीं होता। तो इसको तुम ये कह सकते हो तराजू न्याय, तराजू न्याय कि भाई एक तरफ ये रखा, एक तरफ ये रखा, बराबर कर दिया, खत्म हो गई बात। तो वो तो न्याय नहीं हुआ। इसलिए पट्टी हटाने का कारण ये था कि आंख खोल के उस पर दो सोचो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, उसके बाद न्याय करो। तो इसीलिए पट्टी हटाना को सही माना गया था कि पट्टी हटाना जरूरी है, कानून की आंख से पट्टी ना हो, अंधा होके कानून जो है वो काम ना करे, पूरी आंख खोल के करे किसने किया। तो इस प्रक्रिया को अगर हम देखें, अब फिर जाते हैं वहां पे इमरजेंसी के कारण पे, कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 का इलेक्शन लड़ा तो पूरा उसको सब, कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट चुकी थी। एक तरफ थे बड़े बड़े नेता जिसमें मोरारजी देसाई सबसे बड़े थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के साथ कुछ नए लोग थे और पुरानी कांग्रेस के ज़्यादातर सीनियर लोग अलग हो चुके थे। इसलिए कांग्रेस के टूटने के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद इंदिरा गांधी हार जाए, लेकिन इंदिरा गांधी बहुमत से जीत गई और मोरारजी देसाई की पार्टी हार गई, और दक्षिण पंथी वगैरह जितने भी लोग थे वो मोरारजी देसाई के साथ जुड़ गए, क्योंकि वो भी इंदिरा गांधी को हराने के चाहते थे, इंदिरा गांधी को हटाना चाहते थे। वो सब एक बड़ा ग्रुप सा बन गया, जो लोग दक्षिणपंथी, समाजवादी और जितने थे वो कांग्रेस के पुराने धड़े से मिल गए और मोरारजी देसाई वगैरह उसको लीड करने लगे। तो वहां पे एक शुरुआत हुई। 1971 के इलेक्शन से दो अलग अलग धड़े हो गए और 1971 में इंदिरा गांधी को बहुत बहुमत मिला, सब कुछ मिला।
इंदिरा गांधी के एक आईएएस ऑफिसर था, यशपाल कपूर। उसने अपने जो नौकरी पे था, वो आईएएस ऑफिसर था, उसने नौकरी छोड़ दी, उसने रिजाइन कर दिया। उसका रिजाइन को एक्सेप्ट करने में कई दिन लग गए। कई दिन बाद उसके रिजाइन को एक्सेप्ट कर गया। रिजाइन को एक्सेप्ट करने के बाद उसको पब्लिकली नहीं किया गया, उसको मतलब कि अभी सूचित ही नहीं किया, उसको सूचना में डाले ही नहीं। और उसको कम से कम हफ्ता 10 दिन लगा दिए। हफ्ता 10 दिन बाद उन्होंने उसकी अधिसूचना दी कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनको एक्सेप्ट हो गया। जबकि उन्होंने इतना टाइम ले लिया। और इंदिरा गांधी ने इस बात पे कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की समस्या आएगी। उन्होंने सोचा रिजाइन कर दिया, बात खत्म हो गई। रिजाइन एक्सेप्ट भी हो गया और अब बात खत्म हो गई। इस बात को उन्होंने मुद्दा बनाया इलेक्शन कमीशन में कि उन्होंने कि एक सरकारी अफसर को अपने इलेक्शन में काम में लगाया है। जबकि वो अफसर तो उससे बहुत पहले रिजाइन कर चुका था। उसका एक्सेप्ट करने में पहले तो देरी की गई, उसके बाद उसको अधिसूचना देने में देरी की गई। जानबूझ के की गई या कैसे हुआ, वो टेक्निकल बात थी। इसमें इंदिरा गांधी की गलती मान के कि उन्होंने एक सरकारी अफसर का इस्तेमाल किया करके उस पर चुनाव आयोग में, उनको कोर्ट में मुकदमा कर दिया। कोर्ट ने 5-6 साल बाद उस पर क्या फैसला दिया कि उसको, इंदिरा गांधी को, वो इलेक्शन खारिज कर दिया। और साथ में उसको 6 साल के लिए इलेक्शन से बैन कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपने उन तथ्यों को देखा कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसमें कोई बहुत बड़ा करप्शन नहीं था, जिसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं थी। इंटेंशन को नहीं देखा गया कि इंटेंशन क्या थी। या तो करप्शन की इंटेंशन होती कि हाँ मेरे को कोई गलत करना है, इलेक्शन जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है, वो इंटेंशन अगर ऐसी होती तो इंटेंशन को नहीं देखा गया। फिर उसको टेक्निकली तो वो तो डिजाइन पहले ही कर चुका था, काफी पहले कर चुका था। उसको एक्सेप्ट होने में देर लगी या उसके बाद में अधिसूचना में देर लगी, तो किसकी गलती थी, किसने करा, ये सब रोके क्यों गए, कहाँ रुके और किस तरह से हुआ। और किसको ये खबर मिली कि उसका जो है वो माना नहीं गया, उसका लेट हुआ। ये सारी खबरें बाहर कैसे आई। इन खबरों के आने के बाद ही राज नारायण, जो उनके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, वो कोर्ट में पहुंच गए। तो राज नारायण तक ये सारी बातें अंदर से आई ना ऑफिस से, कि उनका जो है वो रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ था जब तक, जब वो उनको मदद कर रहे थे। तो ये खबरें भी ऑफिस से बाहर आई। तो इसका मतलब एक लॉबी ऑफिस में भी, सरकारी महकमे में भी काम कर रही थी, जो पैसे वालों के हाथ में थी या ऐसे लोगों के हाथ में थी जो उनके लिए, जैसे भी तुमने देखा होगा कि पीछे विनोद राय ने, विनोद राय के बारे सुना होगा, सीएजी थे, उन्होंने जो है राजीव, ये क्या नाम है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट पे करप्शन के चार्ज लगा दिए थे कि कोयल में हुआ है, इसमें हुआ है, उसमें हुआ है। बाद में उन्होंने माफी मांग ली। तो इस तरह से सरकारी महकमों में भी इन लोगों के जब आदमी चले जाते हैं तो वो करप्शन के चार्ज लगवाने में कोशिश करते हैं किस तरह से सरकार को गिराया जाए। तो इस तरह से, अब ये तो जनता के ऊपर है वो किस तरह से सोचती है उसको इमरजेंसी का। एक ये कारण था कि उसके ऊपर केस जो बना, और केस में अब आपने इतनी बड़ी सख्त सजा दे दी, उसको पूरी पॉलिटिक्स से हटाने का ही फैसला कर लिया कि अब भाई किसी नेता को अगर 6 साल इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता तो उसका तो कैरियर खत्म कर दिया तुमने। तुमने इंदिरा गांधी का कैरियर खत्म करने की पूरी साजिश रच ली और उसको हटाने की कोशिश कर दी। अब इसमें किसका दोष था, किसने न्याय में कमी थी या कहाँ कमी थी, ये तो जो दर्शक है वो खुद सोचें कि कहाँ पे कमी आई। ये एक टेक्निकल सवाल था, टेक्निकल सवाल पे इतनी बड़ी सजा दे दी गई। जैसे अभी थोड़े दिन पहले उसको क्या नाम है, राहुल गांधी को भी सजा देकर उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई थी। उस पर भी अगर बात होती तो उसके भी 5-6 साल के लिए उसको बैन किया जा सकता था। तो इस तरह की बड़ी सजा देने की साजिशें होती हैं, और उसको तरह से साजिश थी या क्या थी वो तो अब गांधी के जनता को केस समझ। तो उसने क्या किया था, उसने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया था। वो तो प्राइम मिनिस्टर को तो क्रिटिसाइज किया जा सकता है भाई, आप गलत हो या सही हो अलग बात है, लेकिन भाई वो, क्रिटिसाइज सबको है, वो तो डेमोक्रेसी है ये। नहीं भाई, उन्होंने मानहानि का केस किया कि उससे जो हमारी उस मानहानि हुई उसका केस में वो जो है। तो वही मेरा कहने का मतलब कि आप कितनी बड़ी बड़ी सजाएं जब देते हो तो आपका विवेक कहाँ कहाँ जाता है, आपका विवेक से काम लेना होता है। ठीक है, अगर उन्होंने एक टेक्निकल गलती हुई थी उसके लिए उससे माफी मंगवा सकते थे कि आप माफी मांगिए, इसके लिए आपने इतना बड़ी गलती करी, आपको इस पर सोचना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था कि उसका रेजिग्नेशन हुआ है नहीं, एक्सेप्ट हुआ है नहीं, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया, आपको माफी मांगे। आप सरकार जो है गवर्नमेंट पब्लिक से माफी मांगे, या उस पर ये सजा हो सकती थी ठीक है तुम दोबारा इलेक्शन लड़ो। अगर आपको लगता है कि उसने गलत बोला है, जो मेरे बारे में बोला है वो गलत बोला है, तो आपको अगर लगता है ऐसा, तो आपको इस चीज को प्रूफ करना चाहिए था कि नहीं तुमने गलत नहीं बोला, तुमने उसको सजा देके तो और ये बात साबित कर दी कि जो कह रहा है सही कह रहा है वो। तो भाई वही मेरा को ना, कोई तर्क जैसे नहीं बचता, तब इंसान गुस्से में आता है ना।
तो वही मेरे कहने का मतलब है कि अब तो तुमने जो रिसेंटली देखा है वो तो देखा है, लेकिन तुमने इंदिरा गांधी के बारे में नहीं सुना कि उनके ऊपर केस किस बात पे बना था। वो टेक्निकल बात थी जिसमें कोई भी उसका ऐसा बड़ा गुनाह नहीं था कि उन्होंने बहुत बड़ा एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसके लिए 6 साल तक उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। तो ऐसा क्या बड़ा गुनाह था कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम जिसका जिसने रिजाइन बहुत पहले कर दिया, उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो सारी टेक्निकल प्रॉब्लम बना के और केस बना के उनको 6 साल के लिए बैन करा दिया इलेक्शन को। तो इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में किया और उसने रिजाइन नहीं दिया और वो सब बातें वहां पे आगे बढ़ी। अब एक बात और आती है कि जब उसके खिलाफ पूरा माहौल बनने शुरू हो गया, पूरा माहौल बना, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के क्रांति, संपूर्ण क्रांति का वो मूवमेंट चला, वो सब कुछ चला। तो वहां पे आप एक चीज सोचिए कि आज की गवर्नमेंट अगर हो तब वो क्या करेगी। अगर आज विरोधी ये बोले कि जो पुलिस है और जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट के आदेश मानने से इनकार कर दे, तब आप क्या कहेंगे बताइए। आज की गवर्नमेंट क्या करेगी अगर आज विरोधी दल ये बोले कि पुलिस और मिलिट्री सरकारी आदेश मानने से, पालन करने से मना कर दे, तब आप क्या कहेंगे इसको। तो उसमें तो मेरे ख्याल से आर्मी में और पुलिस में तो कोर्ट मार्शल हो जाता है अगर ऐसा कुछ करता है तो। हाँ, तो आज तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, लेकिन उस जमाने में ऐसा ही एक केस हुआ। उस जमाने में जेपी जयप्रकाश नारायण ने पूरा उनको जो है मिलिट्री को और पुलिस को ये कहा कि आप लोग जो है सरकारी जो है आदेश मानने से मना करते हैं क्योंकि संपूर्ण क्रांति हो रही है। जैसे गांधी जी का वो चला था अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन, इसी तरह वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन है जो पुलिस और मिलिट्री सरकारी आदेशों को मानना। तो वहां से हम क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से क्या तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे? क्या हम चाहते थे कि मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, लोकतंत्र में? आपने सीधा सीधा मिलिट्री को आह्वान कर दिया कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। आपने मिलिट्री और पुलिस को साथ बुला लिया और इसका असर ये पड़ा कि एक मिलिट्री का बहुत बड़ा अफसर था जिसको ऑर्डर मिले कि जो वहां पे लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। उस अफसर ने आदेश से पालन करने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप सरकार की प्रॉब्लम है, आप सरकारी प्रॉब्लम है, मिलिट्री को मत डालिए और हम इसको नहीं करेंगे। उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, जबकि चाहे वो गवर्नमेंट गलत थी या सही थी, उसका आदेश का पालन करना तो गवर्नमेंट का, क्योंकि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का पालन करना मिलिट्री के लिए अनिवार्य है। आज भी अगर कोई पालन नहीं करेगा तो उस पर कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो उसने उसको मना कर दिया और उसने गिरफ्तार करने से मना कर दिया, जिसको लेकर उस पर कोर्ट मार्शल भी नहीं हुआ। उसको सिर्फ पोस्ट से हटाया गया, दूसरी जगह भेज दिया गया। पहले ट्रांसफर हुआ, बाद में उसको जो है रिटायर कर दिया गया जल्दी, और रिटायर करने उसको जो है उसकी पेंशन वगैरह रुक गई, उसकी वजह से वो हट नौकरी से हट गया। अब वो आदमी कहाँ गया? वो मिलिट्री का बड़ा अफसर खालिस्तानी मूवमेंट में जुड़ गया। और पूरे खालिस्तानी मूवमेंट का जो मिलिट्राइजेशन किया गया, जिसमें मिलिट्री को तैयार किया गया खालिस्तानी, उस आदमी ने उस पूरी मिलिट्री को तैयार किया। और वो आदमी क्या जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण इनके संपर्क में नहीं था? क्या जो ये बात बोलता था कि मैं ये आदेश नहीं मानूंगा, उसने अपनी नौकरी का बदला लेने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन नहीं किया, खालिस्तान में जाके नहीं मिला? तब इन लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया कि वो पुलिस, वो गलत आदमी था? ठीक है, वो खालिस्तानी का मिला इसलिए उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो कैसे खालिस्तानी बना, खालिस्तानी मूवमेंट में कैसे जुड़ा? तो क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए कि वो आदमी कैसे, मिलिट्री का अफसर जिसने इनके खिलाफ जब आंदोलन चल रहे थे उसके खिलाफ आदेश मानने से मना कर दिया? इस चीज को इंदिरा गांधी ने देश के लिए खतरा बताया। उसने एक राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे इमरजेंसी का आह्वान जो किया कि भाई राष्ट्र अब खतरनाक मोड़ पे आ गया है। अब अगर मिलिट्री आदेश नहीं मानेगी, मिलिट्री और पुलिस अगर आदेश नहीं मानेगी, बगावत हो जाएगी, मिलिट्री में बगावत हो जाएगी, पुलिस में बगावत होगी। इसको लेके इमरजेंसी की बात शुरू हुई और वहां से फिर इमरजेंसी को लागू किया। इमरजेंसी का एक ही सबसे बड़ा कारण जो इंदिरा गांधी के पास था वो यही था कि नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी किससे? बाहर से नहीं, इंटरनल। इंटरनल किससे? मिलिट्री से। और मिलिट्री को आह्वान कौन कर रहे थे? अपोजिशन वाले। वो मिलिट्री को आह्वान कर रहे थे कि आप इनका आदेश मानना बंद कर दो। तो इस सब को लेके जो इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा ताकि मिलिट्री और वो जो है पुलिस का। अब वो गलत था, सही था, या आगे क्या हुआ वो अलग बात है, वो अलग एक डिस्कशन है। लेकिन अब इन कारणों को अगर तुम देखो शुरू से
कि किस तरह से इंदिरा गांधी को हटाने की साजिश रची गई, किस तरह से मिलिट्री को उसके अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की गई, किस तरह पुलिस और मिलिट्री का वो जो राजनीतिकरण करना शुरू किया गया, उसको आप कैसे लेंगे? तो अब इस चीज को लेके अगर फिर से सोचो कि इमरजेंसी के कारणों पे बात करोगे, तब तुम समझ पाओगे कि इमरजेंसी लगाने के कारण क्या रहे होंगे, किस परिस्थिति में आया होगा भारत, जहां पे और अगर वो इमरजेंसी गलत थी, चलो ये भी माना कि वो इमरजेंसी के बाद तो इंदिरा गांधी हार भी गई, कोई बात नहीं, 77 में वो हारी, लेकिन इतनी बुरी हार नहीं हुई इसको, और इनको भी कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं मिली, इतना बड़ा समर्थन नहीं हुआ कि बहुत बड़े समर्थन के साथ आए हों। इंदिरा गांधी को फिर भी बहुत बड़ा समर्थन था, और उसके कुछ साल बाद ही इंदिरा गांधी फिर 350 से ज्यादा सीटों पे आ गई। अगर लोगों ने, जनता ने यह माना होता है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी गलत थी या सब कुछ था, तो वो दोबारा इलेक्शन में 350 से ऊपर, मेजोरिटी से कितने ऊपर सीटें लेके वो वापस पावर में आती है। तो इसका कारण तो फिर आपको अब सोचना पड़ेगा कि वो इमरजेंसी के बाद फिर कैसे पावर में आ गई। तो इंदिरा इमरजेंसी, की तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तारीफ की थी। वो तो युद्ध के टाइम में ना, 1971 का लड़ाई हुई थी बांग्लादेश बनाने के बाद, उसकी तारीफ की थी। उनकी नीतियों का विरोध किया था, लेकिन युद्ध में तो उनकी तारीफ की थी, और उसके बाद भी वो तारीफ तो करते रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी नीतियों का खिलाफ तो, क्योंकि जो दक्षिणपंथी हैं, उनके वो पूंजीपतियों के साथ हैं। अभी भी तुम देख लो, दक्षिणपंथी पूंजीपतियों के साथ हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो पूंजीपतियों के साथ थे, और कांग्रेस जो है वो पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन वो जनता के साथ भी खड़ी हो रही थी, और पूंजीपतियों को इतनी छूट नहीं थी, और उन पर कंट्रोल था। अब तो कंट्रोल ही हट गया, अब तो तुम देखो हर चीज जो है वो पूंजीपति को दे दो, चाहे वो तो रेलवे हो और देखिए, एरोप्लेन हो, तो सब कुछ। एक तरह से गवर्नमेंट क्या पूंजीपतियों पे कंट्रोल कर रही है, तो पूंजीपतियों के कंट्रोल में गवर्नमेंट है। वही, तो उस जमाने में ऐसा नहीं हो रहा था। उस जमाने में क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, पूंजीपति अपना काम कर सकते थे, अपना बिजनेस करें, व्यापार करें, जो भी करें, लेकिन उनके ऊपर जैसे लाइसेंस लेना होता आजकल था। पूंजीपति हैं वो इलेक्शन के टाइम पे या दूसरे कामों के लिए गवर्नमेंट को फंड करते हैं, उस समय फंडिंग कौन करता था? फंडिंग तो होती थी, लेकिन उसमें ये था कि जो कुछ ऐसे अच्छे अब ये देखो, कुछ पूंजीपति थे जो राष्ट्रीय, जिनको माना जा सकता है कि राष्ट्र के लिए काम करते थे, उनके अंदर करप्शन वो नहीं था। पता नहीं अब होगा नहीं होगा, वो नहीं मान सकते। जैसे टाटा था, टाटा है, बिरला थे, और जो तुम्हारे बजाज है, इस तरह के ये जो देशभक्त थे। अब ये देखो कि बजाज के कांग्रेस से बहुत अच्छे संबंध रहे, बजाज के, टाटा के तो कांग्रेस से बहुत अच्छे संबंध रहे, टाटा बजाज ये बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, इनके कांग्रेस वगैरह से संबंध रहे, तो इनसे लेता। लेकिन इन्होंने कभी करप्शन नहीं की, ना ही इनको का मौका दिया गया। कभी किसी टाटा ग्रुप पे या बजाज ग्रुप पे या इन पे कभी करप्शन के या इस तरह के लगे हैं? तो इसलिए कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जिनको सरकार मदद भी कर, मदद नहीं, उनको जो है काम करने की छूट थी, वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन बाद में जिस तरह से करप्शन को बढ़ावा देके बिजनेसमैन पूंजीपति को बढ़ाया गया, वो उस जमाने में नहीं हो रहा था। तो इसलिए पैसा तो मिलता था, बाकी जो है वो लोगों की डोनेशन आती थी और दूसरे चीज थे, उनसे पैसे आ जाते थे, तो वो तो तरीके और थे। लेकिन आज तो पूरा माहौल बदल चुका है बिजनेसमैन का। उस जमाने के बिजनेसमैन और आज के बिजनेसमैन में फर्क है। उस जमाने के बिजनेसमैन में इस तरह से इतनी करप्शन नहीं थी, थोड़ी बहुत हो सकता है रही हो कहीं, लेकिन इतनी नहीं थी। नहीं तो टाटा और बिरला और ये जो थे तुम्हारे बजाज वगैरह, बड़े बड़े ग्रुप जो थे, कांग्रेस को मदद कर रहे थे। टाटा ने स्टील फैक्ट्री लगाई, टाटा ने एरोप्लेन वगैरह शुरू किया, बजाज का स्कूटर, अब ये सब कंपनियां कहाँ जा रही हैं? ये सब छोटी छोटी हो गई ना अब कौन बड़ी कंपनी है? आज ये कंपनियां जो राष्ट्र हित के लिए काम कर रही थी, जो राष्ट्र के उसके लिए काम कर रही थी, वो सब कंपनियां अब छोटी छोटी होती जा रही हैं, उनका तो मामला खत्म होता जा रहा है। अब बजाज देखिए, कहाँ है? तो पूंजीपतियों का अंदर क्या चेंज आया है, और पहले से अब तक जो है ये समाज जो पूंजीपति हैं उनमें वो कैसे चेंज हुआ है समाज जो है, इसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद।